सब क्लास 300 309 एंड 100 वीज़ा कितने टाइम में फाइनली आ जाता है? मिताली जी, यूजुअली 309 100 वीज़ा यूजुअली तो 2 साल ले रहा है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स थे और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू रेज़ दिस इश्यू एंड अभी थोड़ा-सा उन्होंने 8 साल का जो प्रोसेसिंग टाइम मेंशन किया था, वो भी रिड्यूस करके 2 ढाई साल का किया है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको अगर डेफ़िनेटली ग्रांट का टाइम है तो प्लस 2 इयर्स है, 2 इयर्स से ज़्यादा ही है। 2 इयर्स से कम टाइम में किसी का हमने यूजुअली नहीं देखा है। लेकिन इफ यू हैव सीन इट, इफ यू हैव एनी फ्रेंड और फैमिली हू हैज़ दैट विदिन दैट टाइम, नॉट जस्ट मिताली जी, anyone from our viewers, please let us know. We are happy to share that details with Mitali ji. Thank you. Which states are good for offshore retail pharmacists with no experience, visa 190 or 491? विक्टोरिया एंड सी रिटेल फार्मासिस्ट के लिए वैसे कोई स्टेट कौन सा हॉट फेवरेट या ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली अगर आप सीधा स्ट्रेट अवे यहाँ पे जा सकते हो इस प्रोसेस में, तो आई थिंक देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम। एनी स्टेट वुड हैव गुड स्कोप फॉर हेल्थ वर्कर्स एंड स्पेशली रिटेल फार्मासिस्ट। सो आई आई रिकमेंड, कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं बोलूँगा, फिर भी विक्टोरिया हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी फॉर द फार्मासिस्ट। सो या, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ACT matrix does not have the criteria right now. With migration policy changes, will Canberra matrix also change? Yes, that can change. Canberra matrix change हो सकता है, और इवन इंटरनल प्रोसेस जो विक्टोरिया एनएसडब्ल्यू का हो रहा है, अगर नया पॉइंट सिस्टम ऐसा आता है कुछ, तो यस इट कैन चेंज, और मे बी दैट कैन डू इंक्रीज द लॉट ऑफ वर्कलोड फॉर ऑल द स्टेट्स, फॉर अस, फॉर यू एज वेल। लेकिन यस, दैट कैन हैपन, ये हो सकता है। सर जय श्री कृष्ण जी, थैंक यू। प्लीज एक्सप्लेन, इफ आई हैव 70 पॉइंट्स फॉर 190, देयर आर 20 कैंडिडेट्स विद 80 पॉइंट्स and 50 candidates with 90 points and 20 candidates with 70 points, where I am standing here in 71 number or in 91 number. ओके, सो 70 पॉइंट्स हैं आपके 190 के लिए, आपके 20 है, 50 है, और 20 कैंडिडेट्स विदिन 70 पॉइंट्स। तो सचिन जी, ये देखिए, जो आपके आप 71 पे, तो 70 तो आपके आगे हैं ही, राइट, विच इज़ 50 एंड 20, 80 पॉइंट्स वाले और 90 पॉइंट्स वाले। अब जो 70 पॉइंट्स वाले आपके साथ जो बंदे खड़े हैं, तो उसमें आपका क्या कैसा देखा जाएगा कि वो जो आपका पूरा लिस्ट है, उसमें आप वो जो 20 लोग हैं 70 पॉइंट्स पे, उन्होंने कब अप्लाई किया था? अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो आप 71 हो, अगर आपने लास्ट अप्लाई किया है उन 20 लोगों में, तो आप 91 पे हो। तो डिपेंड्स हु अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर ईओआई एट दैट पॉइंट एट फर्स्ट। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल है, तो जो अगर आप सेम पॉइंट्स पे हो and there are a lot multiple people are in there, then the one who applied EOI for the first, जिसने पहले EOI किया है उसको पहले नंबर आएगा, जिसने बाद में EOI किया है उसका बाद में नंबर आएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। सो सॉरी, योर स्टेटस, आपका स्टेटस कहाँ है। ओके, आई हैव 2 years of master's degree in telecommunication engineering and work experience 13 months in related occupation. Am I eligible for radio communication technician फॉर द स्किल असेसमेंट? देखिए मोहम्मद साहब, वैसे एलिजिबिलिटी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता कि आपका क्या, बिकॉज एलिजिबिलिटी आपको यस बोलना या नो बोलना, वो थोड़ा सा बड़ा रोल हो जाता है। तो जितना डिटेल आप मुझे दे रहे हो, उसके उतने डिटेल से मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है 2 साल का इंजीनियरिंग का, तो आप स्किल असेसमेंट के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपना स्किल असेसमेंट करवा रहे हो तब, तो इन दैट केस आपको वो बेनिफिट डेफिनेटली हो जाएगा। वर्क स्किल असेसमेंट के लिए नहीं चाहिए आपको वर्क एक्सपीरियंस, बट हाँ, बाकी के प्रोसेस के लिए आप जा सकते हो। रेडियो कम्युनिकेशन स्किल असेसमेंट आपको रेडियो कम्युनिकेशन में करना है। और अगर टेलीकम्युनिकेशन में डिग्री किया है और रेडियो कम्युनिकेशन में करना है, तो कर तो सकते हैं सर, लेकिन आपके जॉब रोल्स वगैरह, आपके सीडीआर्स वैसे होने चाहिए। वैसे रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नीशियन वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया नहीं करता है, दैट इज़ डन बाय टीआरए, वो टीआरए से होता है। तो आपको टीआरए के स्किल जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करने पड़ेंगे, एंड देन यू माइट बी एबल टू डू इट। थैंक यू। ऑलराइट, एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस, हाउ मच यू चार्ज फॉर द स्किल असेसमेंट? प्रोसेस में तो सी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस, बट आई गिव यू आउटलाइन कि व्हाट इज द प्रोसेस। बेसिकली आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके टीआरए का जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में, उनके भी 3 प्रोग्राम है, एक है जॉब रेडी, दूसरा है ओएसएपी, और तीसरा है एमएसए। तो इन तीनों प्रोग्राम में से जिस प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो, उस प्रोग्राम में आपको स्किल असेसमेंट अप्लाई करना है। एंड
अगर जैसे अभी टीआरए का प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आप मुझे चार्ज पूछ रहे हो, तो अगर आप हमसे प्रोसेस करवा रहे हो, देन आई विल टेल यू कि व्हाट वी डू इज़ वी डू अ पैकेज सिस्टम कि अगर आप स्किल असेसमेंट में जा रहे हो, तो इट विल बी लिटिल एक्सपेंसिव फॉर यू। लेकिन अगर आप पूरा पैकेज हमसे प्रोसेस करवाते हैं, देन आई थिंक दैट विल गिव यू अ गुड फाइनेंशियल बेनिफिट। लेकिन अगर आपको हमारे पैकेजेस जानने हैं तो मुझे ये आपको नीचे एक वो इन्फो वाला ईमेल दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन के नीचे email info@gromor.one सॉरी। तो उस पे ज़रा ईमेल कर दीजिएगा एंड माय टीम विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू। वी डोंट नो व्हाट टू डू एट द मोमेंट। फ्रेंड जी नहीं, और देखिए आपको 2 चीज़ें करनी है, अपना ईओआई और आरओआई लॉन्च कर देना है। उससे ज़्यादा कुछ मतलब डोंट गो इन मच डिटेल्स, इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। अभी आप एक सिंपल स्टेप एट अ टाइम, है ना? छोटा-सा स्टेप एक एक अभी लेना है। आप मेक श्योर कीजिए कि अपने ईओआई अप टू डेट हैं और आपके आरओआई अप टू डेट है एंड मेक श्योर कि जो भी आपने लॉन्चमेंट किया है उसमें कोई एरर नहीं है। एंड दैट्स ऑल बेसिकली आपको अभी करना है। बाकी का थोड़ा-सा टाइम विल टेल हाउ टू गो अहेड। थैंक यू। Sir, I have 65 points for 190 and 75 points for 491. Offshore metallurgies, which ROI should I be prefer 190 or 491? Please clarify for Victoria. सर ये दैट्स स्ट्रिक्टली अप टू यू, आपको कौन से वीज़ा में जाना है। अगर आप 491 में जाना चाहते हो तो यस यू डू 491। अगर आप 190 जाना चाहते हो देन यू डू 190। लेकिन जो आपके ऑक्यूपेशन और सारा कुछ देख के तो ऐसा ही लगता है कि यू शुड गो फॉर 190 और विक्टोरिया में प्लेसेस भी 190 के ज़्यादा है, तो गो फॉर इट। थैंक यू। I have obtained an employment assessment from CPA, and it mentioned 2 years of experience, and I'm still working in the same company, and my experience is 3 years now. It will give me 5 more points. Do I need to do assessment? No. सर जी, एक बार आपका असेसमेंट हो चुका है और वो वैलिड है, तो आपको फिर से असेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो स्किल असेसमेंट के बाद जो भी आपके एक्सपीरियंस बढ़े हैं और जो भी आपके पॉइंट्स हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एआईटीएसएल असेसमेंट के लिए कितना टाइम लगता है? ऋषि जी, यूजुअली अराउंड 3 मंथ्स, सॉरी 3 टू 3 एंड हाफ मंथ्स के आसपास लग जाता है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है बिकॉज़ ऑफ द बैंड रिक्वायरमेंट एंड ऑल। सो या, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, अगर मेरा वर्क एक्सपीरियंस मार्केटिंग में है एंड एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, तो क्या मैं वेटासिस असेसमेंट के लिए अप्लाई करूँ? विल आई गेट पॉजिटिव रिपोर्ट? सीमा जी देखिए, अगर आपका डिपेंड्स, अगर आप सिर्फ 1 साल हुआ है और 2 चीज़ें आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस अलग-अलग हैं, तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, मान लें कि 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल का हो चुका है, देन यू यू कैन कंसीडर। लेकिन प्लीज़ ये आपके केस में भी आपको मैं बताऊँगा कि गेट सम लीगल एडवाइस। किसी आपको नहीं पता है, तो किसी को जिसको पता है उससे पूछिएगा या फिर लोकली पूछ लीजिए। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आप मुझे भी पूछ सकते हो, लेकिन यू नीड टू बुक अ कंसल्टेशन। आपको कंसल्टेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यस, कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी रियली केयरफुल, थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट। सर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ 119 एनएसडब्ल्यू ऑन 70 पॉइंट्स फॉर मोटर मैकेनिक? एनएसडब्ल्यू इज़ लाइक उन्होंने ऐसा लास्ट ईयर किया था कि दे केम अप विद द वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट। तो मेबी इफ दे कम अप विद द वर्क एक्सपीरियंस कि भई चलो आपको मोटर मैकेनिक जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो लोग वो रिक्वायरमेंट के साथ आ जाते हैं, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है आगे जाने के लिए। लेकिन यस, इफ यू आर एलिजिबल, अगर आप लॉन्च कर सकते हो, देन अगर आपका एलिजिबिलिटी लॉन्चमेंट में हो गया तो आपका चांसेस अच्छे हैं। लेकिन अगर लॉन्चमेंट में आपका एलिजिबिलिटी नहीं हुआ तो थोड़ा सा रिस्की है। तो प्लीज़ वेट कीजिए जब तक एनएसडब्ल्यू ओपन नहीं हो जाता है। उसके बाद वी विल डिस्कस। सो जॉइन आवर लाइव सेशन व्हेनेवर यू गेट अ चांस एंड वी विल लेट यू नो। थैंक यू। मेरी स्टडी इस वीक में ख़त्म हो जाएगी और मेरा स्टडी वीज़ा मार्च 2024 तक है, तो मैं इस वीक के बाद फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ और रिज़ल्ट्स आने के बाद फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ। बिरजू जी देखिए, वैसे तो आप कर तो सकते हो, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मार्च 2024 तक कर पाओगे आप। सितंबर है आपका, अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो समर आपका होगा नवंबर से लेके मार्च तक का, उसको आप समर वैकेशन में कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपका जिस दिन कंप्लीशन लेटर आ गया, तो उस दिन से लेके फिर थोड़ा-सा बी केयरफुल।
क्योंकि यूजुअली द रिक्वायरमेंट इज़ कि मोर देन 56 डेज़ का आप विदाउट स्टडी पीरियड नहीं कर सकते। लेकिन आपका अभी सितंबर हो चुका, तो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। तो आपका 1 महीना शायद रहेगा, तो होपफुली यू विल बी एबल टू वर्क फुल टाइम, आप कर पाओगे। लेकिन कंप्लीशन लेटर जब तक स्टडी सेशन में नहीं होगा, तो वैसे तो आपके सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। यू माइट बी एबल टू वर्क फुल टाइम। लेकिन एक बार प्लीज़ जस्ट चेक, थोड़ी-सी 1-2 चीज़ें मुझे चेक करनी होगी कि आपका ये ओनली वन कोर्स जो आपने फर्स्ट लिया था वही कोर्स है, तो डेफ़िनेटली आप जा पाओगे आगे। एंड अगर ये आपने कोर्स चेंज किया है या देन एक्सटेंड द वीज़ा एंड देन दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट, तो थोड़ा-सा सावधानी रखिएगा। एंड जस्ट चेक इट समवन विथ सम माइग्रेशन एजेंट और समवन बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। जस्ट इतना सारा काम करके फिर 1-2 महीने के लिए आपका पूरा काम खराब नहीं करना है आपको। सो या बी विजिलेंट। थैंक यू।